अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आज का हमारा एक और फ्री लेक्चर है जिसमें हम लोग इवेलुएटेड रेसेस को चेक करेंगे और उनकी गलतियों से सीखेंगे कि इन्होंने कौन सी गलती की है और हम लोगों ने उन गलतियों को अवॉइड करना है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। टॉपिक है कि द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। इसके बाद देखते हैं आउटलाइन इन्होंने लिखा है। ठीक है, आउटलाइन यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से शुरू हो तो और भी बेहतर होगा। उसके बाद नंबर 1, इसकी सिमेट्री बहुत ही अच्छी है। इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये भी ठीक है। एक जनरल ग्राउंड क्रिएट करने के लिए लिखा गया है, फ्लो बनाने के लिए लिखा गया है कि पहले पब्लिक ओपिनियन, इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक ओपिनियन की। और उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट लिखा है कि टाइप्स ऑफ मीडिया एंड इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, इसमें गलती है। गलती क्या है? देखिए, किसी भी पैराग्राफ का जो पावर है वो क्या होता है, वो है एक ही आइडिया डिस्कस करना। स्पेशली हम लोग जब ऐसे लिखेंगे सीएसएस में या पीएमएस में, तो हम लोग चाहे हमारे वो हेडिंग्स होते हैं या मेन हेडिंग्स होते हैं या सब हेडिंग्स होते हैं, हम उनमें हम लोगों ने एट अ टाइम एक ही चीज़ डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ही पैराग्राफ में या एक ही मेन हेडिंग के नीचे कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स दोनों लिखेंगे तो ये आप गलती कर रहे हैं। इस तरह नहीं लिख सकते। यहाँ पर भी दो चीज़ें इन्होंने मिक्स की है, टाइप्स ऑफ मीडिया एंड उन टाइप्स, वो जिस तरह पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्होंने ये लिखा है। जबकि हमारा टॉपिक बिल्कुल भी ये नहीं है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया कौन सी है और वो डिफरेंटली किस तरह इसको इफ़ेक्ट करते हैं। ऑल दो इसके पॉइंट्स ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन इसके मेन हेडिंग्स ही गलत है। आपने मेन हेडिंग्स को इस तरह डिज़ाइन करना है कि आपने सिर्फ सिंपली ये बताना है कि मीडिया किस तरह पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, जो एक्चुअली टॉपिक भी यही है। इन्होंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखा। ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट अगर वो लिखेंगे, इनकेस अगर इन्होंने थीसिस स्टेटमेंट ही गलत लिखा तो एग्जामिनर शायद आगे ना पढ़े और इसको फेल करे। इसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि प्रिंट मीडिया। अच्छा, प्रिंट मीडिया टाइप ऑफ मीडिया इन्होंने मेंशन किया है। अब बाद में इसने ये मेंशन करना है कि प्रिंट मीडिया किस तरह पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्होंने लिखा है कि डिसएमिनेशन ऑफ न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर एंड जर्नल। देखिए, यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक्स पॉइंट आउट किए हैं उस पॉइंट पर आगे जाता हूँ। पहले ये देखते हैं कि इसमें जो मेजर मिस्टेक्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं वो कौन से हैं। इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि टाइप्स ऑफ मीडिया। अब टाइप्स ऑफ मीडिया से बेहतर है कि ये रोल ऑफ मीडिया लिखता तो बेहतर होता। मीडिया को कैपिटल नहीं लिखना चाहिए था, स्मॉल लिखना चाहिए था, और फिर एंड के बजाय अगर ये इन लिखता तो ये कंप्लीट आइडिया ही ठीक बन जाता। कैपिटलाइजेशन के एरर्स है इस आउटलाइन में भी जो नहीं होने चाहिए थे। और फिर उसके बाद जो इनके सब हेडिंग्स होते हैं, वो सारे सब हेडिंग्स आपके मेन हेडिंग्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। और वो जो आपके मेन हेडिंग्स होते हैं वो आपके ऐसे के टॉपिक्स के साथ लिंक्ड होने चाहिए। इससे ये होगा कि कोहेरेंसी आपके आउटलाइन में क्रिएट होगी और एग्जामिनर को एक फ्लो दिखाई देगा, जिसकी वजह से वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। हाँ, ये पार्ट जो इन्होंने लिखा है, जिस तरह इन्होंने लिखा है, ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर आप फिर भी लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखे, अगर इस तरह लिखना है, लेकिन अगर आप इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, आप इसके वर्ड्स चेंज करते हैं, फिर शायद ठीक हो जाए। लेट्स सी आगे इन्होंने कौन सी गलती की है कि डिसएमिनेशन ऑफ न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। अच्छा जी, ठीक है, न्यूज़ तो हम डिसएमिनेट करता ही है, फैलाता ही है न्यूज़पेपर के थ्रू और जर्नल्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पर इसका क्या लिंक है? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट तो है, लेकिन ये खुद वेग है, कंप्लीटली नहीं बता रहा कि किस तरह करता है। जबकि एग्जामिनर का जो डिमांड है वो क्या है कि मीडिया किस तरह लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है वो ओपिनियन किस तरह बना देते हैं। ये आयार की एक फेमस थ्योरी है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो भी इसी के बेसिस पर ही है कि पब्लिक ओपिनियन बनाया जाता है। अब यहाँ पे रोल ऑफ मीडिया, मीडिया किस तरह पब्लिक ओपिनियन बनाता है। न्यूज़ स्प्रेड तो होता है, लेकिन आपने यहाँ पे ये बताना था कि ये किस तरह पब्लिक ओपिनियन बनाता है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर इररेलेवेंट है। अच्छा, सेकंड थिंग इन्होंने क्या किया है, देखिए,
आउटलाइन हम लिख रहे हैं तो आउटलाइन का पर्पस क्या होना चाहिए? आउटलाइन ही होना चाहिए। आउटलाइन का पर्पस ये एक रोड मैप होता है। रोड मैप का मतलब हरगिज ये नहीं कि आपने जितनी भी चीज़ें आपने याद की है और आपने पैराग्राफ में जाके आगे लिखनी है वो सारे के सारे आपने यहाँ पर लिख देने हैं। इन्होंने पैराग्राफ इस पॉइंट पर लिखने हैं, प्रिंट मीडिया। एक तो आपका ये पॉइंट, ये जिसका ऐसे है, इनका ये पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक बाय प्रिंट मीडिया? क्या ये एक क्लेम है? नो। देखिए, आपके पैराग्राफ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो दो ही चीज़ें होती है। नंबर वन इज़ क्लेम, नंबर टू इज़ जस्टिफिकेशन ऑफ द क्लेम। सिर्फ इतनी ही चीज़ें हों तो आपका पैराग्राफ ठीक होता है। तो ये प्रिंट मीडिया, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ना क्लेम है ना फ्रेज है, सिर्फ दो ही वर्ड्स है, प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया क्या? प्रिंट मीडिया अच्छी चीज़ है? प्रिंट मीडिया पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है या कुछ और? सो ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी होगी, आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना देनी है। अब इन्होंने जो बाद में लिखा है, ये इन्होंने इस प्रिंट मीडिया के सपोर्ट में अपने पैराग्राफ के पॉइंट्स लिखे हैं जो एक सपोर्टिंग आर्गूमेंट है, और फिर उस सपोर्टिंग आर्गूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने ये केस स्टडी दी है। यानी कि ये किस लेवल पर गए हैं अपने आउटलाइन में। ये प्राइमरी है लेवल है, ये सेकेंडरी लेवल है, ये टर्शरी लेवल है, और ये क्वार्टरनरी लेवल पर ये आउटलाइन गया है, जो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी लेवल पे जाए, लेकिन वो भी नहीं करना तो टर्शरी लेवल में एटलीस्ट आप सिर्फ और सिर्फ ये केस स्टडी अपने जस्टिफिकेशन को लिख सकते हैं शॉर्ट में, तब ठीक होगा। अदरवाइज जो आप कर रहे हैं इस तरह अगर आप लिखेंगे, बहुत ही डिटेल में जाएंगे आउटलाइन में, तो आपका आउटलाइन कभी भी आउटलाइन का पर्पस सर्व नहीं करेगा। यहाँ पे आपने एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना बल्कि फैसिलिटेट करना है। अब इन्होंने सेकंड पैराग्राफ इस पर लिखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। देखिए कितने लाइंस इन्होंने आउटलाइन में इस पर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइंस इन्होंने आउटलाइन के एक पैराग्राफ एक पॉइंट पर लिखे हैं इन आउटलाइन। इतने तो हम लोगों ने पैराग्राफ में लिखने हैं, बॉडी में। तो यहाँ पर इतने डिटेल में जाना ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पॉइंटिंग का ठीक है, लेकिन फिर दोबारा से वही बात है कि ये कंप्लीट सेक्शन जो सेक्शन नंबर 3 है, ये एग्जाम ने ना पूछा है और ना इसकी ज़रूरत है। इनके पॉइंट्स ठीक है अगर इस लिहाज से देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसके हेडिंग के लिहाज से देखें इसके पॉइंट्स ठीक है। अगेन कैपिटलाइजेशन के मिस्टेक्स है इन्होंने किए हैं, जो प्रीवियस एसे में भी हम लोगों ने देखा था कि स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन के मिस्टेक्स करते हैं। अब डिजिटल एंड सोशल मीडिया, ये क्या है यार? सोशल मीडिया भी डिजिटल मीडिया ही है, तो फिर ये क्यों इस तरह लिखे कि डिजिटल एंड सोशल मीडिया? यू आर ऑलरेडी राइटिंग डिजिटल मीडिया। उसके बाद फिर क्या है? विरालिटी। अब ये कैसा वर्ड है? देखिए कभी भी अपने एसे में एफिशिएंसी शो ना करें कि आपको अल्फाज आते हैं, आप कोशिश करें कि आप सिंपलेस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझाएं। आपकी अगर ये कोशिश होगी कि मैं अपनी वोकेबलरी यहाँ पे दिखाऊं कि एग्जामिनर साहब आ जाए मेरी वोकेबलरी देखे, तो आप अपने ऐसे को फेल करेंगे। जितनी इंग्लिश आपको आती है और उस इंग्लिश से अगर आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं तो इसे बड़ी और कोई बात नहीं, आप पास कर सकते हैं। पास करने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे इनका पॉइंट है कि विरालिटी ऑफ कंटेंट्स एंड डिजिटल एक्टिविटीज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये गलत है। और फिर उसके बाद एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है मी टू। ठीक है, केस स्टडी है अ सॉर्ट ऑफ, लेकिन देखिए एक इररेलेवेंट नॉट रिक्वायर्ड सेकेंडरी एरिया पे इतना लिखना बेवकूफ़ी है। उसके बाद हेडिंग नंबर 4 है कि पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। ये ठीक हो सकता है अगर आप अपना ओपिनियन इस तरह लिखे कि मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। अगर ये आपका स्टांस है, आप ये स्टांस ले, तो फिर आप इस पर लिखे, ठीक होगा। और फिर उसके बाद इन्होंने इस मेन हेडिंग के नीचे जो अपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, वो कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं, ये इनके पैराग्राफ से जो 4.1 इन्होंने लिखा है, 4.2 4.3 4.5 इस तरह। और उसके आगे जो 4.1.1 है, ये इनके पैराग्राफ्स के अंदर का हिस्सा है। यानी कि इसने इस पर कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं? 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है, अच्छा इन्होंने सिर्फ 3 पैराग्राफ्स इस पर लिखने हैं अगर ये इनका स्टांस है, और इन्होंने इस पर 3 ही पैराग्राफ्स लिखे, तो इसका मतलब ये है कि इसने एग्जामिनर को बता दिया कि जो आपने पूछा है उस पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पैराग्राफ्स दिए हैं।
तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसके जितने भी पैराग्राफ्स इन्होंने लिखे हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखे हैं 30 पैराग्राफ्स, ठीक है, 30 पैराग्राफ्स का कंप्लीट ऐसे इन्होंने लिखा है, तो एग्जामिनर इस 30 को 100% समझेगा, ठीक है। अब इन्होंने 30 में से 3 रेलिवेंट लिखे हैं, तो 3% ही एग्जामिनर इनको मार्क्स देंगे, ठीक है, 30% इनको मार्क्स देंगे। 30 पैराग्राफ्स लिखे हैं, 3 इन्होंने रेलिवेंट लिखे हैं, 30% इसको मार्क्स मिलेंगे, और 30% 100 में से जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने होंगे वो आप खुद चेक करें, फिर गैस करें, इसको कैलकुलेट करें कि टोटल कितने मार्क्स बनते हैं। अब 3 पैराग्राफ्स इन्होंने इस पर लिखे हैं और 30 इन्होंने टोटल लिखे हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो तो इन्होंने पूरे ही नहीं किए हैं, इसमें और भी बहुत सारी मिस्टेक्स है, उसके भी मार्क्स कटेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर के कटेंगे, प्रॉपर इसको डिकंस्ट्रक्ट नहीं किया उसके मार्क्स कटेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उसके मार्क्स कटेंगे, पंक्चुएशन के मार्क्स है वो अलग से कटेंगे। देखिए ये सिर्फ लेंथ की बात है कि लेंथ में अगर इन्होंने इतना लिखा है तो अपने लेंथ के हिसाब से भी एग्जामिनर मार्क्स काटेंगे। इसी तरह हम अपने ऐसे को फेल करते हैं, जो रिक्वायर्ड है उस पर ज़्यादा लिखना चाहिए। अब देखिए जो रिक्वायर्ड नहीं इन्होंने उस पर कितने पैराग्राफ्स लिखे हैं, 3.1 ये एक पैराग्राफ हुआ, ये दूसरा पैराग्राफ हुआ, ये तीसरा पैराग्राफ हुआ। जो इन्होंने पूछा ही नहीं है उस पर भी उतने ही पैराग्राफ्स, और जो इन्होंने पूछा है उस पर भी उतने ही पैराग्राफ्स, तो डेफिनेटली आपने फेल करना है। आपने तो अपना 50% ऑफ द ऐसे इरेलीवेंट चीज़ों में आपने अपने मार्क्स काट दिए। अब जो इसमें से काट दिए 50% मार्क्स तो आपके चले गए, जो 50% आपने रेलिवेंट लिखा है फिर एग्जामिनर उसमें चेक करेगा कि आपने उसमें कितना ठीक लिखा है, तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे मज़ीद मार्क्स भी कर सकते हैं, जो हमारे फेलियर का वजह है और जिसकी वजह से हम लोग अक्सर 10 से 20 मार्क्स के दरमियान में ही अपने मार्क्स ले लेते हैं अपने एसे में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आप कभी भी क्वार्टरनरी लेवल पर ना जाए, इतनी डिटेल में ना जाए। और नेक्स्ट ये कि यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक पैराग्राफ का जो पावर है वो है एक आइडिया। एक पैराग्राफ का पावर सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है। एट अ टाइम आप किसी भी पैराग्राफ में एक आइडिया ही डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम ऐसे की बात करें, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे में एक पैराग्राफ का पावर एक कंट्रोलिंग आइडिया है। टॉपिक सेंटेंस में अपने एक ही आइडिया लिखना है और अपने कंप्लीट पैराग्राफ में उस एक ही आइडिया को सिर्फ साबित करना है। अगर आप अपने टॉपिक सेंटेंस में 2 आइडियाज़ लिखेंगे तो ये टेक्निकली आपका पैराग्राफ ठीक कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने 2 आइडियाज़ लिखे हैं कि प्रोमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अब पब्लिक अवेयरनेस अलग चीज़ है और एजुकेशन अलग चीज़ है, जो कि 2 आइडियाज़ है, आपने नहीं लिखने थे, आपने एक ही आइडिया लिखना है यहाँ पर। और फिर इन्होंने उसको जस्टिफाई किया है। उसको छोड़ के आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए कैपिटलाइजेशन का मिस्टेक, यहाँ पे आर्टिकल का मिस्टेक है, कैपिटलाइजेशन का मिस्टेक है, नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद केस स्टडी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट थिंग, इन्होंने पैराग्राफ ये लिखना है 4.2 पे एक पैराग्राफ होगा, मीडिया एज अ वॉच डॉग अगेंस्ट करप्शन। इसका केस स्टडी दे दिया। अब इन्होंने इसी पैराग्राफ के अंदर एक और पॉइंट लिखना है, सपोर्टिंग आर्गूमेंट मीडिया इज कनेक्टिंग, जो भी लिखा है उसकी मिस्टेक्स है, आईएनजी फॉर्म के मिस्टेक्स है, प्रेपोजिशन के मिस्टेक्स है, कैपिटलाइजेशन के मिस्टेक्स है। फिर इन्होंने इसके सब पॉइंट में जो सपोर्टिंग आर्गूमेंट दिया है फिर उसकी केस स्टडी लिखी है, फिर उसी के अंडर इन्होंने एक और सब पॉइंट दिया है फिर उसकी केस स्टडी दी है। ये एक ही पैराग्राफ में इन्होंने लिखना है। प्लीज़ 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 आपने एक पैराग्राफ लिखना है, कंप्लीट एसेज पर नहीं लिखना। नेक्स्ट इन्होंने फिर से कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स की है, नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर इन्होंने जो अपोस्ट्रोफी लगाई है वो कहाँ पर है, एस उसके साथ नहीं लिखता, उसके नीचे लगता है। स्ट्रक्चर के लिहाज से, क्लीनिनेस के लिहाज से ये ठीक है, क्लीननेस के लिहाज से ये ठीक है, साफ लिखा है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर एरर है, फ्लॉट स्ट्रक्चर है। अच्छा उसके बाद इसने सेकंड साइड लिखा है नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। तो ठीक है, ये पॉइंट्स इन्होंने 2 डिफरेंट रोल्स इसके लिखने हैं, जो नेसेसरली नॉट रिक्वायर्ड है कि आप दोनों डिफरेंट साइड्स लिखे। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पैराग्राफ लेंथ भी इक्वल लिख रहे हैं
तो मतलब ये आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले करता है या नेगेटिव रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आपका ये ऐसे गलत हो जाता है। आप ये लिखिए कि इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका थीसिस स्टेटमेंट या आपका स्टांस आपको बताएगा कि आपने पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है। ओके जी, मूव करते हैं। इनका टॉपिक सेंटेंस जो होगा अपने पैराग्राफ का वो है सेंसेशनलिज्म एंड मिस इन्फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपने अपने इस पॉइंट को लिंक करना होगा इससे, और आपका ये जो मेन हेडिंग है ये आपके ऐसे से लिंक्ड होना चाहिए, जो ऑलरेडी लिंक्ड है। इनका मेन हेडिंग ठीक है कि नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया, ये इनका ओपिनियन है और ये इनका ऐसे है पब्लिक ओपिनियन पे, तो ये लिंक्ड है। लेकिन इसका जो सब पॉइंट है वो अपने मेन हेडिंग के साथ लिंक्ड नहीं है। तो एग्जामिनर क्या समझेगा? आपका हर पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। एग्जामिनर वो पढ़े और टॉपिक ऑफ द ऐसे को देखे बगैर उसको पता लगे कि इन्होंने इसी टॉपिक पर ही ये बात लिखनी है। ओके, फिर उसके बाद है फेक न्यूज़ एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन पब्लिक ओपिनियन। अच्छा जी, देखें, फेक न्यूज़ इन्होंने लिखा, एंड लिखा, यानी कि ये दो आइडियाज और फेक न्यूज़ के इम्पैक्ट्स। इससे तो ये मतलब है कि पहले फेक न्यूज़ बताया जाएगा, उसके बाद इस फेक न्यूज़ के इम्पैक्ट बताएंगे। इम्पैक्ट्स कौन से होंगे वो बताएंगे पब्लिक ओपिनियन पर। अगेन वही बात कि आपने एक ही सेंटेंस में दो डिफरेंट बातें की है। स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का ठीक नहीं है, इसको ठीक करना होगा। केस स्टडी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा। एक ही लफ्ज़ यूज़ किया है, ये प्रोपेगेंडा क्या है? कभी भी वन हेडिंग, वन वर्ड मेन हेडिंग्स या सब हेडिंग नहीं लिखने चाहिए। जहाँ पर भी आपने ये देखा है या सीखा है, प्लीज़ इसको फॉरगेट करें, अनलर्न करें और रीलर्न करें। ये तरीका नहीं है आप कैसे का। अच्छा, उसके बाद केस स्टडी लिखा। अब ये क्या है? किस तरह आपने केस स्टडी शुरू किया? इधर ये केस स्टडी ए है, केस स्टडी बी है, और आप बहुत ही डिटेल में गए हैं। इतनी डिटेल में आउटलाइन में नहीं जाना चाहिए। एक तो पैराग्राफ लेंथ आपने ठीक किया ही नहीं है, सिर्फ 3 पैराग्राफ्स है, और 3 पैराग्राफ्स के लिए आपने आउटलाइन में ही 3 पेजेस आपने इस पर स्पेंड किए हैं। अच्छा, बाद में देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक और मिस्टेक की है जो है पंक्चुअल एब्रीवेशन का। एब्रीवेशन कभी भी ना लिखे ऐसे में, अगर लिखना भी है तो उससे पहले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप इस एब्रीवेशन को लिखते हैं, इसका कंप्लीट फॉर्म लाजमी लिखे। पहले कंप्लीट फॉर्म लिखे, उसके बाद जो भी है उस फॉर्म का, अब फॉर एग्जांपल इसका कंप्लीट फॉर्म जो भी आपने लिखा, उस कंप्लीट फॉर्म के बिल्कुल डायरेक्ट बाद आपने ये लिखना है इसका शॉर्ट फॉर्म, ब्रैकेट में क्लोज करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे तो समझा जाएगा कि इन्होंने यहाँ पे जो ब्रैकेट में इंक्लोज एब्रिवेशन लिखा है, इसका कंप्लीट फॉर्म ऑलरेडी मेंशन्ड है इसे प्रीवियसली, तो वहाँ पे फिर देखा जाएगा कि इसने कहाँ पर मेंशन किया है। तो एब्रिवेशन इस तरह अलाउड नहीं है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि मीडिया रेगुलेशन टू क्रिएट अ बैलेंस। अब देखिए इस पर इन्होंने कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं। 6.1 मीन्स ही इज राइटिंग वन पैराग्राफ, 6.2 मीन्स ही इज राइटिंग अनदर पैराग्राफ, 6.3 मीन्स ही इज राइटिंग अनदर पैराग्राफ। अब यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स इसने यहाँ पर लिखे जो एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है, पूछा नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें एग्जामिनर ने पूछी उसने उस पर भी 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं। और अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो जो नहीं पूछे इसने अपना कंप्लीट ऐसे उसका जो इन्होंने लिखा है सिर्फ 30% उसी पर लिखा है जो एग्जामिनर ने पूछा है, जबकि 70% इस पर लिखा है जो इन्होंने नहीं पूछा। तो अब एग्जामिनर इसके इस 30% को ही 100% पहले कंसिडर करेगा। 70 मार्क्स तो उसके कट गए। अब इन 30 मार्क्स में से जो ठीक होगा एग्जामिनर से उनको इतने ही मार्क्स देंगे, मैक्सिमम 10 आएंगे, 12 13 आएंगे। द रेस्ट बाकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं पैराग्राफ्स के बाद क्या लिखना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। पैराग्राफ के बाद देखिए एक लाइन छोड़ा है, अच्छी बात है, अच्छी आदत है, सफाई आती है इसे, वेल डन, एक्सलेंट। इसके बाद मैंने पहले भी बात की कि इंडेंटेशन होना चाहिए, मतलब फर्स्ट लाइन आपके पेज के मिड से ही शुरू होना चाहिए पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन। अच्छा, यहाँ से शुरू होगा। देखिए पैराग्राफ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है क्लेम और एक है उस क्लेम का जस्टिफिकेशन। तो पहले आप क्लेम देंगे, फिर उसके बाद उस क्लेम को जस्टिफाई करेंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कोई क्लेम दिया ही नहीं है, क्लेम दावा है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि सर सैयद अहमद खान रोट अ पैम्पलेट
In 1858, essay on the cause of the Indian revolt, in which he attributed the mutiny to British ignorance of the Indian mind. अच्छा भाई बात सुने, यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे आपका ओपिनियन पूछा है कि आप अपने ओपिनियन को प्रूव करें, लेकिन आप लिख रहे सर सैयद अहमद खान के पैम्पलेट की बात, मतलब आप अपने ओपिनियन को इसके जो आर्गूमेंट है उसके पीछे छुपा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। पहले टॉपिक सेंटेंस में आपका क्लेम होना चाहिए, मस्ट है क्लेम, और फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन में आप बेशक ये पॉइंट्स दे सकते थे। पैराग्राफ राइटिंग इसको चाहिए, इंडेंटेशन इसमें रिक्वायर्ड है, और इसके बाद इनको आर्टिकल्स की मिस्टेक्स हैं। ओवरऑल इन्होंने साफ लिखा है, अच्छा लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, इनकी गलती क्या है? इनकी गलती ये है कि कोई इसने यहाँ पे ये बात नहीं की कि किस तरह है ये चीज़, प्रिंट मीडिया प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, किस तरह, हाउ, इन्होंने ये बात बताई ही नहीं है। दूसरी बात ये कि इन्होंने कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं लिखा। कंक्लूडिंग सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है? जो भी आपका टॉपिक सेंटेंस होता है उसी को पैराफ्रेज करके आपने कंक्लूडिंग का ट्यून बना देना है, और वो दोबारा से लिखे, अल्फाज चेंज करें, ताकि आप ये दिखाए कि यहाँ पे मैं पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पैराग्राफ को कंक्लूड करने के बजाय इन्होंने लिखा कि प्रिंट मीडिया प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, जो कि इसका टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस इनका ये है कि कहाँ से शुरू हुआ इनका टॉपिक सेंटेंस, यहाँ से शुरू हुआ है मेरे ख्याल से, टू बिगन विद, यहाँ से, print media which played a key role in influencing public opinion from ancient times till today. चलिए ठीक है, वो ठीक है, इन्होंने लिखा है कि प्रिंट मीडिया प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, लेकिन दरमियान में इन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं पर प्रूफ की है और कहीं पर प्रूफ नहीं की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। वर्ड को आप चूज़ करें, आप सोच समझ के अपने अल्फाज यूज़ करें। और यहाँ पर मैंने काट दिया है, एक ही आइडिया को दो दफ़ा लिखा है इन्होंने, रिपीट किया है, लेकिन सिर्फ वर्ड्स चेंज किए। कभी भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन ना आइडियाज़ का हो, ना एग्जाम्पल्स का हो, किसी भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ रिपीटेशंस अच्छे होते हैं, जिस तरह की टर्म्स होते हैं। की टर्म्स, आपके टॉपिक में जो की टर्म्स पूछे गए, अगर आप उसको रिपीट करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। आप एग्जामिनर को बार बार याद दिला रहे होते हैं कि मैं अपने टॉपिक से मैंने डिविएट नहीं किया है और मैं वही बता रहा हूँ। सेंटेंसेस कोशिश करें आप शॉर्ट लिखे, कभी भी लेंथी वेग सेंटेंसेस ना लिखे। जितने आप सेंटेंस को लेंथी बनाएंगे उतना ही वो सेंटेंस वेग होगा। आप कोशिश करें शॉर्ट सेंटेंसेस लिखे, जितने शॉर्ट लिखेंगे उतनी ही गलतियाँ कम होंगी। द मोर यू इंक्रीज नंबर ऑफ कॉमास, उतने ही मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। उसके बाद फर्दर मिस्टेक्स, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स प्लूरल हैं, इन्होंने वांट्स लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, सिर्फ इसको सीखे तो आपकी बहुत सारी गलतियाँ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जस्टिफिकेशन इन्होंने लिखा है, सिर्फ ऐसी बातें की है, कोई प्रॉपर जस्टिफाइंग नहीं किया है। और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस अगेन मिसिंग है। कंक्लूडिंग सेंटेंस मस्ट है, ऊपर लिखा था कंक्लूडिंग सेंटेंस लेकिन यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद जो तीसरी स्टेटमेंट है, सॉरी टॉपिक सेंटेंस है, वो वीक टॉपिक सेंटेंस है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है। मैंने बताया था कि क्लेम होना चाहिए और वो क्लेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम होना चाहिए। इसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं कि किस तरह हम लोग टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। और बताया था कि यहाँ पर इंडेंटेशन होना चाहिए, दरमियान से फर्स्ट लाइन शुरू करें। पंक्चुएशन करेक्टली यूज़ करना चाहिए, बहुत ही एहतियात के साथ यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको पंक्चुएशंस नहीं आते, ओनली वन पंक्चुएशन विच इज़ फुल स्टॉप इज़ इनफ टू राइट अ कंप्लीट एसे। सेंटेंसेस शॉर्ट लिखिए, ज़रूरत क्या है कि आप पंक्चुएशंस ज़्यादा लिखते हैं। अगर आपने वाकई दिखाना है कि मुझे पंक्चुएशंस आते हैं, फिर आपको डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स याद करने चाहिए। डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑथर्स अपने नॉवेल्स लिखते हैं, इंग्लिश के बुक्स लिखते हैं, आपने वहाँ से सीखना चाहिए कि वो लोग पंक्चुएशंस को किस तरह यूज़ करते हैं। आप उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को कॉपी करें, उसमें अपने वर्ड्स इंटर करें, तो आप पंक्चुएशंस ठीक आपके हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे।
सेंटेंस इतना लेंथी नहीं होना चाहिए कि वो एक मिनी पैराग्राफ हो, क्योंकि आप CSS का एक पैराग्राफ लिख रहे हैं ऐसे का, आप दो ही बातों का याद ख्याल रखिए कि क्लेम और जस्टिफिकेशन आ जाए, तो फजूल इसको लेंथी ना करें। बहुत सारे सब लोगों ने एक टर्म सुना होगा, वर्बोसिटी। वर्बोसिटी कभी भी ये नहीं है कि आप मुश्किल अल्फाज यूज़ करें, बल्कि वर्बोसिटी यही है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज यूज़ करते हैं। जिस तरह इन्होंने यहाँ पर लिखा है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही अल्फाज यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज यूज़ ना करें। अगर कोई एक बात एक लाइन में बयान हो सकती है तो उसी एक बात पे आप 4 से 5 लाइंस ना लिखें। सिर्फ उसी सेम बात को घुमा फिरा के दोबारा से वही बात अगर लिखनी हो, तो ये वर्बोसिटी है और ये आपने नहीं करना है। इनके जो फ्लॉस थे वो कौन से थे? स्ट्रक्चर के फ्लॉस थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मसला था, कैपिटलाइजेशन मसला था, टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। कहीं पर इन्होंने आइदर टॉपिक सेंटेंस नहीं लिखा है, कहीं पे कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं लिखा है, कहीं पर लिखे दोनों है, मिस्ड मैच्ड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए ये रोज़ इंपॉर्टेंट है। जस्टिफिकेशंस इन्होंने गलत लिखे हैं या तो नहीं लिखे हैं। याद रखिए, नो मैटर आपका आर्गूमेंट जितना भी स्ट्रांग हो, अगर उसका जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो आर्गूमेंट फजूल है। पंक्चुएशंस की गलतियां हैं, पंक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। इनके लिए मेरी एडवाइस क्या है कि ये पैराग्राफ पे काम करे, टॉपिक के डिकोडिंग पे काम करे, और टॉपिक सेंटेंस को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं बनाते हैं उस पर काम करे, फ्रेजेस पर काम करे, हेडिंग्स और मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स किस तरह बना ले, ये देखना चाहिए। और टर्शरी लेवल से ज़्यादा इनको नहीं जाना चाहिए था, क्वार्टरनरी लेवल पे इनको नहीं जाना चाहिए था। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लेक्चर में इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर देखते हैं एक और ऐसे को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।